हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अखिल में। तो साथियों, अगर आपने वीडियो पर क्लिक ही कर लिया तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और आपने अगर कहीं से चीज़ें सीख रखी हैं और नहीं भी सीखी तो आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके बाद आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में रखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दिए, नो प्रॉब्लम। अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का आज पार्ट 8 है। इससे पहले चैनल पर कई सारी क्लासें अपलोड हो चुकी, टॉपिक वाइज क्लासें मैंने अपलोड कर दी हैं और प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप चैनल पर नए तो विजिट किए हैं तो चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर देखें और अपना रिस्पॉन्स ज़रूर बताएं। तो चलिए आज शुरू करते हैं हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय संस्कृति कवि धारा के कवियों के बारे में। इसके राष्ट्रीय सांस्कृतिक कवि धारा के कवियों के बारे में बात करते हैं। ज़्यादा फालतू की बात नहीं होगी, ऑथेंटिक कंटेंट है, एकदम कम समय में ज़्यादा चीज़ें डिलीवर करूँगा। आप अगर वीडियो मेरी स्पीड स्लो लग रही है तो 1.5x पे देख लीजिए, लेकिन पूरा ज़रूर देखें, ये मेरा आपसे अनुरोध है। तो देखेंगे सांस्कृतिक धारा के कवियों के बारे में कौन कौन से हैं। तो पहले हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। कौन माखनलाल चतुर्वेदी, इनका नाम है भारतीय एक आत्मा। एक भारतीय आत्मा, एक भारतीय आत्मा किसका नाम है? माखनलाल चतुर्वेदी का। ज्ञान में एकदम चीज़ें स्कैन करने का मेरा जो काम रहेगा, बस आप सुनते जाइए वीडियो को देख के। बाकी एक एक चीज़ आपके दिमाग में मैं स्कैन कर दूंगा, ये बात मेरा प्रॉमिस है। तो सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी, इनका उपनाम एक भारतीय आत्मा। एक भारतीय आत्मा, इनकी रचना कौन सी? हिमकृतिनी 1943 में। ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इनकी रचनाएं एक बार याद रखनी है और साथ साथ बोलिए या फिर वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं। आगे देखेंगे हिमकृतिनी माखनलाल चतुर्वेदी जी की हिम तरंगिनी। हिम जहाँ भी लिखा आ जाए, हिमकृतिनी हिम तरंगिनी, माखनलाल चतुर्वेदी आंसर मारिएगा, ये एक की पॉइंट है। तो हिम तरंगिणी, हिमकृतिनी, माखनलाल चतुर्वेदी, समर्पण और कैदी और कोकिला। समर्पण, कैदी और कोकिला। हिमकृतिनी, हिम तरंगिणी, समर्पण, कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी जी की हैं। आगे बढ़ते हैं बालकृष्ण शर्मा, जिनका उपनाम है नवीन। बहुत पूछा जाता है यूपीएसआई में, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बताइए किस कवि को नवीन कवि कहा जाता है, यानी तो बालकृष्ण शर्मा जी को इनका उपनाम है नवीन। इनकी कौन सी? वाल कृष्ण शर्मा। वाल जो कृष्ण जी थे वो अपने माथे पर कुमकुम लगाते थे, नहीं कुमकुम भाल तिलक, तो माथे पर क्या लगाते थे? कुमकुम। कुमकुम और रश्मि रेखा, रश्मि मतलब जानते हो, किरण, रेखा जैसी चमकता था उनका कुमकुम। तो याद करना है, वाल कृष्ण नवीन मतलब वाल जो श्री कृष्ण थे बाल अवस्था में माथे पर कुमकुम लगाते थे, उनका कुमकुम कैसा चमकता था? रश्मि रेखा जैसा चमकता था। किसका? रश्मि रेखा, यानी किरण जैसा चमकता, सूर्य की किरण जैसा चमकता था उनका टीका। तो कुमकुम और रश्मि रेखा याद रखना है, मैंने आपको ट्रिक बता दी है, और रिलेट करके पढ़िएगा तो साहित्य में बहुत मज़ा आएगा। आगे चलते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में बात करते हैं। इनकी कौन कौन सी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है जलियांवाला बाग। क्या? जलियांवाला बाग, झांसी की रानी, झांसी की रानी, त्रिधारा, त्रिधारा, मुकुल, मुकुल, त्रिधारा, मुकुल, झंडा, झंडे की इज्जत, झंडे की इज्जत और स्वदेश के प्रति प्रेम। इनकी ज़्यादातर देश के ऊपर ही रचनाएं हैं। आपको कहीं भी अगर देश के ऊपर रचनाएं ज़्यादातर मिल जाए तो आप सुभद्रा कुमारी चौहान को ही मार्क करेंगे, जैसे जलियांवाला बाग, झांसी की रानी, त्रिधारा, मुकुल और झंडे की इज्जत और स्वदेश प्रेम, स्वदेश के प्रति प्रेम, स्वदेश के प्रति, ये कौन सी है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा से स्वदेश के प्रति, झंडे की इज्जत, मुकुल, त्रिधारा, झांसी की रानी, जलियांवाला, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। अब आगे बात करते हैं छायावाद उत्तर युग के बारे में। अब सांस्कृतिक कवि के बारे में बात कर ली, अब आते हैं छायावाद उत्तर के बारे में बात करते हैं। तो ये कब से कब रहा है छायावाद उत्तर? तो 1936 से 1942 तक रहा। इनके प्रगति, अब पूछेगा 1936 के प्रगति लेखक संघ की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लखनऊ में हुई। इसके अध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद जी। कौन थे? मुंशी प्रेमचंद जी। एक बार फिर से मेरे साथ बोलेंगे कि 1936 में प्रगतिशील लेखक की स्थापना हुई, कहाँ हुई? लखनऊ में हुई। और इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद। प्रगतिशील से प्रेमचंद, प्रगतिशील से प्रेमचंद। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लखनऊ में, मुंशी प्रेमचंद जी इसके अध्यक्ष थे। केदारनाथ अग्रवाल, इनको वालेंदु कहा जाता है। क्या? वालेंदु। केदारनाथ अग्रवाल वालेंदु कहा जाता है। जो शिलाएं तोड़ते हैं फूल नहीं रंग बोलते हैं, इनकी कौन सी है? केदारनाथ जी की है, जो शिलाएं तोड़ते हैं। अब केदारनाथ जाओगे तो बहुत सारे पहाड़ हैं, तो पहाड़ से याद रखिए शिलाएं, जो शिलाएं तोड़ते हैं फूल नहीं रंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूल नहीं रंग बोलते हैं, याद रखना, केदारनाथ अग्रवाल जी। बोल बोल अबोल,
अब भाई जब केदारनाथ जी जाओगे तो बोल 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 बम बोल बम बोल बम बोल, तो उसी तरीके से बोल बोल अबोल याद रखना है, रिलेट करना है, बोल बोल अबोल। अपूर्वा, अपूर्वा नींद के बादल, बहुत सारे बादल आ जाते हैं केदारनाथ जब आप जाओगे, वहाँ का मौसम बहुत ऐसा रहता है, बादल छाए रहते हैं तो बादल आ जाते हैं। युग की गंगा बहती हैं, क्या बहती हैं? युग की गंगा। तो याद रखना है केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ भगवान शिव थे, उनके जटाओं से गंगा बहती है। तो याद रखना केदारनाथ जी बोल बालिंदु का जो शिलाएं तोड़ते हैं फूल नहीं रंग बोलते हैं, बोल बोल अबोल, अपूर्वा, नींद के बादल, युग की गंगा, इनकी रचनाएं याद कर लीजिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, नागार्जुन के बारे में बात करते हैं। नागार्जुन जी उपनाम है इनका भारत का राजनीतिक कवि और यात्री, भारत का राजनीतिक कवि यात्री, इसका नागार्जुन, नागार्जुन भारत का राजनीतिक कवि और यात्री। आगे देखेंगे, प्यासी पथराई आंखें, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, भस्मांकुर तुमने कहा था बादलों को घिरते देखा, नागार्जुन जी ने बादलों को घिरते देखा, इनकी रचनाएं एक बार फिर से याद करेंगे। नागार्जुन जी को क्या कहा जाता है? राजनीतिक कवि और यात्री कहा जाता है नागार्जुन, राजनीतिक कवि यात्री नागार्जुन जी। उनकी कौन सी रचना है? प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर तुमने कहा था बादलों को गिरते देखा, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर तुमने कहा था बादलों को गिरते देखा है नागार्जुन जी की साथियों रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, शिवमंगल सिंह, इनको क्या कहा जाता है? इनका नाम उपनाम है सुमन, तो शिवमंगल सिंह सुमन इनका उपनाम है। मिट्टी की बारात और हिलोल, हिल्लोल, मिट्टी की बारात हिल्लोल, शिवमंगल सिंह सुमन। कौन कौन सी इनकी? मिट्टी की बारात, हिल्लोल, शिवमंगल सिंह सुमन जी की रचनाएं। आगे देखते हैं, वासुदेव सिंह त्रिलोचन इनको नाम कहा जाता है, वासुदेव सिंह त्रिलोचन कहा जाता है इनको। उस जनपद का कवि हूँ, किस जनपद का? उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन। और ताप के ताए हुए दिन त्रिलोचन, त्रिलोचन ताप के ताए हुए दिन त्रिलोचन, उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन। किसको? वासुदेव सिंह को ये त्रिलोचन कहा जाता है। इनकी दो रचनाएं प्रमुख याद कर लिए, मैं उस जनपद का कवि हूँ, ताप के ताए हुए दिन, त्रिलोचन शास्त्री। आगे देखेंगे, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया और देशांतर याद करेंगे। ठंडा लोहा इनकी है, अंधा युग है, कनुप्रिया है और देशांतर किसकी? धर्मवीर भारती की। एक बार फिर से याद करेंगे, धर्मवीर भारती ठंडा लोहा, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती, अंधा युग, अंधा युग, कनुप्रिया, कनुप्रिया और देशांतर, और देशांतर किसकी? धर्मवीर भारती की। आगे याद करते हैं, गजानन माधव मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध। अब गज के समान जो हाथी का जो पैर होता है, कोई किसी के ऊपर रख देगा तो क्या हो जाएगा? मुंह टेढ़ा हो जाएगा, क्या? मुंह टेढ़ा हो जाएगा। तो गजानन माधव इनका उपनाम है मुक्ति बोध। तो आगे देखेंगे, किसी के ऊपर गजा ने मतलब हाथी ने अपना पैर रख दिया तो उसका मुंह टेढ़ा हो गया, तो चांद का मुंह टेढ़ा। और फिर उसकी धूल नहीं मिलती, भूरी भूरी खाक धूल, वो बिल्कुल धूल में मिल जाता है। जब जो हाथी है वो अपना पैर रख देता है किसी के ऊपर तो क्या हो जाता है? जो गज होता है, गज से याद रखिए हाथी, गज से हाथी, हाथी अपना पैर रख देता है तो मुंह टेढ़ा हो जाता है, और क्या? धूल नहीं मिलती है, भूरी भूरी खाक धूल भी बचती है, बाकी कुछ मिलता नहीं है। तो याद रखेंगे गजानन माधव मुक्ति बोध जी की कौन कौन सी हैं? चांद का मुंह टेढ़ा और भूरी भूरी खाक धूल। रिलेट करके पढ़ने से ज़्यादा मज़ा आता है और साथ ही याद चीज़ें याद भी रहती हैं लंबे समय तक। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनकी कौन सी? खूंटियों पर टंगे लोग और एक सूनी नाव, जंगल का दर्द किसकी? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जंगल का दर्द, एक सूनी नाव और खूंटियों पर टंगे लोग। एक बार फिर से याद करेंगे, इनकी कौन कौन सी हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की खूंटियों पर टंगे लोग, एक सूनी नाव, जंगल का दर्द। आगे देखेंगे, रामधारी दिनकर जी के बारे में बात करते हैं। तो रामधारी दिनकर जी बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं, इनको बिल्कुल रट के जाइएगा। रामधारी दिनकर जी, इनका उपनाम है डिप्टी राष्ट्र कवि और अन्य धैर्य का कवि और समय सूर्य। समय सूर्य रामधारी दिनकर, दिनकर का मतलब क्या होता है? सूर्य, और सूर्य तो इसमें लगा है तो समय सूर्य ये तो याद हो गया होगा। अधैर्य का कवि, अधैर्य का कवि और डिप्टी राष्ट्र कवि, अधैर्य का कवि, डिप्टी राष्ट्र कवि, और दिनकर से याद रखिए समय सूर्य, दिनकर से याद रखिएगा समय सूर्य। उर्वशी इनकी 1935 में है, उर्वशी 1972 में उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। उर्वशी रामधारी दिनकर जी 1972 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। आत्मा की आंखें रामधारी दिनकर, और परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र, रसवंती, हुकार, रेणुका, रश्मिरथी, इतिहास के आंसू किसकी है? रामधारी दिनकर जी की। एक बार फिर से याद करेंगे साथियों, रामधारी दिनकर, दिनकर से याद रखिएगा इनको समय सूर्य भी कहा जाता है, दिनकर से सूर्य तो समय सूर्य इनको कहा जाता है। और इनका और एक उपनाम है, और एक उपनाम है अन्य धैर्य का कवि, किसका? अन्य धैर्य का कवि और डिप्टी राष्ट्र कवि। उर्वशी उनको 1972 में ज्ञान पुरस्कार मिला। और आत्मा की आंखें इनकी है, परशुराम की प्रतिमा है,
कुरुक्षेत्र है, रसवंती है, और उकार है, रेणुका है, और रश्मि है, रश्मि रथी है, इतिहास के आंसू किसकी? रामधारी दिनकर जी की रचना है। आगे देखें सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी के बारे में। इनका ये जो पूरा नाम है और इनको साथ ही उपनाम है इनका अज्ञे। अज्ञे इन्होंने तार सप्तक जारी किए। पहला तार सप्तक 1943, डेट इंपॉर्टेंट नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ। पहला तार सप्तक 1943, दूसरा 1951, तीसरा तार सप्तक 1959 और चौथा तार सप्तक 1979। चौथे तार सप्तक का श्रेय नामवर सिंह को जाता है। किसको? नामवर सिंह को। अब याद करिएगा कि अज्ञे मतलब अज्ञात है। ऐसा कोई घर आपने देखा जो अज्ञात हो? नहीं देखा। इस सेलम अब हरी घास पर छड़बर। अब जब नहीं देखा तो मैं हरी घास पर सो गया, हरी घास पर छड़बर। इसके बाद में फिर मुझे याद आया कितनी नाव में कितनी बार। क्या आया? कितनी नाव में कितनी बार। फिर मुझे जब कितनी नाव में कितनी बार है, फिर मुझे आंगन के द्वार आ गए, याद आ गए। भाई आंगन घर छोड़ कर आया हूँ ना, तो आंगन के द्वार याद आ गए। फिर मुझे चिंता हुई कि मैं कितने अच्छे से रहता था, पुराने ज़माने के लोग कितने बढ़िया थे, तो आंगन के द्वार आ गए। तो फिर चिंता होने लगी। फिर सुनहले सहवाल, जो सुनहले पुराने अच्छे दिन जो थे उनके बारे में सोचने लगा। फिर पुराने दिन जो, फिर असाध्य बीड़ा मतलब असाध्य पीड़ा होने लगी। क्या होने लगी? असाध्य पीड़ा होने लगी। फिर भग्नदूत, फिर मैंने भगवान के बारे में सोच लिया। भगवान सबके साथ ऐसा करता है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। कहा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की कौन सी है? तो ऐसा कोई घर आपने देखा अज्ञात? अगर देखा कोई आपने, इसलिए वो कहता नहीं। फिर कहता मैं हरी घास पर क्षण भर के लिए सो गया। जब घर ही नहीं देखा तो घर नहीं है तो हरी घास पर सो जाते हैं। तो हरी घास पर सोया तो कितनी नाव में कितनी बार याद आ गया। जब कितनी नाव में कितनी बार याद आ गया तो आंगन के द्वार के बारे में सोच लिया। भाई जब नाव में पड़े हो, घास पर पड़े, तो घर के बारे में तो सोचोगे। तो घर के बारे में सोचा तो चिंता हो गई। क्या चिंता हो गई? चिंता किस बात की? कि कितने सुनहले दिन थे, पुराने वाले जो दिन थे कितने सुनहले थे। तो कितने सुनहले सहवाल से याद रखेंगे। फिर उनको पूर्वा से याद करने लगा। फिर असाध्य बीड़ा से याद रखिए। असाध्य पीड़ा होने लगी। पुराने दिन याद करके लोगों के मन में पीड़ा होती है, तो असाध्य पीड़ा होने लगी। फिर भगवान को याद कर लिया। तो भग्नदूत किसकी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब हास्य व्यंग्यकार के बारे में बात करते हैं। चतुर्भुज चतुरेश ने हंसी का फुब्बारा। किसका? हंसी का फुब्बारा। चतुर्भुज चतुरेश जी ने हंसी का फुब्बारा। ईश्वर प्रसाद शर्मा ने चना चबेना। ईश्वर प्रसाद शर्मा चना चबेना। प्रसाद कौन सा? ईश्वर जी का प्रसाद चना चबेना उन्होंने प्रसाद में बांट दिया। तो ईश्वर ने क्या बांट दिया? चना चबेना प्रसाद में बांट दिया। चतुर्भुज चतुरेश ने हंसी का फब्बारा। चतुर्भुज चतुरेश हंसी का फब्बारा। ईश्वर प्रसाद शर्मा चना चबेना। शमशेर सिंह बहादुर। शमशेर सिंह। अब शेर क्या कह रहा? शेर जो है वो ये कह रहा है कि इतने पास, इतने अपने पास इतने हो तुम, बहुत थोड़ी। शेर के लिए भाई थोड़ी दूर होगी ना, वो कह रहे इतने पास नहीं, वो कह रहे कहीं दूर से सुन रहा हूँ मैं। शेर कह रहा तुम इतने पास हो, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि मैं दूर से सुन रहा हूँ। तो शेर को तो इतने पास लगेगा क्योंकि एक छलांग में जाएगा, पहुँच जाएगा। तो याद रखेंगे कि शेर क्या कह रहा है कि तुम इतने पास, और वो नहीं, दूसरा कह रहा है कि नहीं कहीं दूर से सुन रहा हूँ। जो व्यक्ति वो कह रहा है मैं कहीं दूर से सुन रहा हूँ, तो शेर कह रहे इतने पास। तो याद रखेंगे शेर से इसको याद रख लेंगे। शमशेर सिंह बहादुर जी की इतने अपने पास और पास कहीं दूर से सुन रहा हूँ। आगे देखेंगे हरिवंश राय बच्चन जी की, इनको नोट करिएगा और इम्पॉर्टेंट है, सारी चीज़ें याद रखिएगा। इनका क्रम याद रख लिए, क्रम पूछ सकता है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। और एक निशान निमंत्रण भी है इनकी। एकांत संगीत है, अग्निपथ, हलाहल और खादी के फूल। आगे देखेंगे हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और एकांत संगीत, अग्निपथ, हलाहल और खादी के फूल किसके? हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। आगे देखेंगे और हिंदी के गद्य का विकास के बारे में बात करते हैं। हिंदी गद्य की पहली रचना कौन सी है? वर्ण रत्नाकर। कौन से? वर्ण रत्नाकर। मैथिली भाषा में लिखी गई है। इस लेखक कौन है? ज्योतिश्री ठाकुर। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्री ठाकुर जी द्वारा लिखी हिंदी गद्य की पहली रचना है वर्ण रत्नाकर। साथियों एक बार फिर से याद करेंगे, हिंदी गद्य की पहली रचना कौन सी? वर्ण रत्नाकर। मैथिली भाषा में लिखी किसके? ज्योतिश्री ठाकुर जी द्वारा। और खड़ी बोली की पहली गद्य रचना के बारे में बात करते हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछे तो प्रिय प्रवास है, लेकिन खड़ी बोली की गद्य की पहली रचना गद्य की तो गोरा बादल जटमल द्वारा लिखी। गोरा बादल की कथा, लेखक हैं जटमल। खड़ी बोली की गद्य रचना है, गद्य रचना। अगर खड़ी बोली का काव्य पूछे
महाकाव्य पूछे तो प्रिय प्रवास हरिऔध द्वारा रचित है, लेकिन अगर गद्य खड़ी बोली के गद्य रचना तो गोरा बादल की कथा जटमल बहुत इंपॉर्टेंट है। गद्य की पहली रचना, हिंदी गद्य की पहली रचना तो वर्ड रत्नाकर मैथिली भाषा में लिखी गई, लेखक हैं ज्योतिश्री ठाकुर। आगे बढ़ते हैं साथियों, गोकलनाथ विट्ठलनाथ के पुत्र। गोकलनाथ किसके? विट्ठलनाथ के पुत्र। इन्होंने ग्रंथ कौन कौन से लिखे? तो इसने 84 वेषणों की वार्ता लिखी और 252 वेषणों की वार्ता ग्रंथ लिखी। कौन सी? 84 वेषणों की वार्ता और 252 वेषणों की वार्ता किसने? गोकलनाथ विट्ठलनाथ के पुत्र ने। सूरती मिश्र ने 1767 में बेताल पचीसी लिखा। क्या बेताल पचीसी लिखा? खड़ी बोली में अनुवाद मजहर अली और लल्लू लाल ने बेताल पचीसी का किया। किसने? लल्लू लाल ने बेताल पचीसी का अनुवाद किया। कब? किसका? बेताल पचीसी का। लिखा किसने? सूरती मिश्र ने बेताल पचीसी लिखा। आगे देखें, लल्लू लाल। प्यार में सब लल्लू हो जाते हैं तो प्रेम सागर लल्लू लाल, और 32 ही निकाल देते हैं। प्यार में लल्लू होकर 32 ही निकाल देते हैं, फिर विलास में चले जाते हैं, भोग विलास में चले जाते हैं। आगे देखेंगे, इसको एक बार रिलेट करेंगे। प्यार लल्लू लाल से याद रखेंगे कि प्यार में सब लल्लू हो जाते हैं, प्यार में सब लल्लू हो जाते हैं, फिर 32 ही निकालते हैं और भोग विलास में लीन हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, सदासुख लाल। सदासुख लाल जी के बारे में बात करते हैं। सदासुख लाल निजाय सदासुख से याद रखेंगे। सदासुख हैं तो सुख सागर है, सुख का उनका सागर भरा हुआ है। फिर मुक्त बुत बारिश, सदासुख हैं तो मुक्त बुक बारिश है, उनके पास बारिश भी है तो बारिश है तो सदासुख है। क्या? हमेशा सुख रहेंगे, सुख सागर और बारिश। सदासुख लाल सुख सागर और बारिश दोनों चीज़ें हैं तो सुख ही तो रहेंगे। ईसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी हिंदी की पहली मौलिक गद्य कथा है रानी केतकी की कहानी, और अन्य नाम है उदयभान चरित। किसका? रानी केतकी की कहानी और ईसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी इन्होंने लिखा, और इनका कौन सा था? उदयभान चरित। इस रानी केतकी की कहानी का जो पहली मौलिक गद्य रचना है, इसका उदयभान चरित अन्य नाम है। और साथियों, ये किसके द्वारा रचित है? तो ये ईसा अल्लाह खां जी। कौन? मुंशी ईसा अल्लाह खां जी हैं। रानी केतकी की कहानी इन्होंने लिखा, हिंदी मौलिक गद्य की पहली कथा है, और साथियों का उपनाम है उदयभान चरित। सदल मिश्र। नासिक है तो पान। क्या? नासिक है तो पान, और इनको चंद्रावली उपनाम है। नासिक है तो पान, सदल मिश्र, नासिक है तो पान। तो साथियों, ये रही आज हमारी क्लास। तो आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी और चीज़ें आपने रिलेट करके कई अच्छे से सीखी होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, और नहीं तो डिसलाइक करें। सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। और अपनी तैयारी अच्छे बेहतर बनाइए, बाकी समय बचाइए, अदर सब्जेक्ट में लगाइए और अपना स्कोर बूस्ट करते रहिए। तो खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।